बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और मैं आपको आज के इस वीडियो लेक्चर में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो 9th क्लास की बायोलॉजी से लिया गया एक टॉपिक है और उसका नाम है साइंटिफिक मेथड। अब ये साइंटिफिक मेथड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ करेंगे कि साइंटिस्ट टेक स्टेप्स फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च, दीज स्टेप्स आर कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड ये है कि साइंसदानों के सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, साइंटिफिक प्रॉब्लम आ जाती है, उसका हल तलाश करने के लिए वो जो स्टेप्स का सहारा लेते हैं, जिन जिन मरहलात से वो गुजरते हैं, उनको उन सारे मरहलात को अगर हम जमा कर दें तो उसको एक नाम दे दिया गया, उसे कहा है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है जो साइंस के किसी भी फील्ड के लिए इस्तेमाल होती है। जब हम इसको बायो के लिए इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसे कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड के अंदर जो स्टेप्स यहाँ पे जिसका हमने जिक्र किया, वो स्टेप्स जो इस्तेमाल होते हैं वो ये 6 हैं। इसमें सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसके बाद ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स होती हैं, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। फिर आ जाता है हाइपोथेसिस, फिर आ जाता है डिडक्शंस और एक्सपेरिमेंट्स और लास्ट पे आता है जी रिजल्ट। इनको थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ। फिर साथ ही एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमने रखी हुई है उसी बायो की बुक के अंदर से ही, उसको भी साथ लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये वाले स्टेप्स कैसे कैसे अप्लाई होते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं कि वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है क्या। अब ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कोई भी सवाल हो सकता है जो किसी साइंसदान के, किसी बायोलॉजिस्ट के दिमाग में आए। जैसा कि आप सोच सकते हैं, अगर आप काश्तकारी करते हैं, आप ज़मीन में बीज लगाते हैं, वहाँ से पौधा उग जाता है। आपके जहन में ये सवाल आया कि बीज लगाने से पौधा कैसे उगाता है, वो आपका एक सवाल है और वो एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर आपने पौधा लगाया और पौधे को फ्रूट लग गया, आपके जहन में सवाल आता है कि वो फ्रूट कैसे लग गए पौधे के ऊपर, वो फ्रूट मीठा कैसे हो जाता है, ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। आप देखते हैं कि पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, आप वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, दैट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इस तरह कोई भी बायो से रिलेटेड कोई सवाल अगर आपके जहन में आता है तो वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को साइंसी तरीके से हल करने की कोशिश की जाती है। जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता चल जाता है तो उसके बाद की जाती हैं ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशन क्या होती हैं? ये मुशाहदात होती हैं, उर्दू में इसको मुशाहदात कहते हैं। अब मुशाहदात क्या है कि कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ गई, फिर आप वहाँ उस एरिया में जाते हैं, उस चीज़ के पास जाते हैं, उसको देखने की कोशिश करते हैं, आप अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं और वहाँ से डाटा इकट्ठा करते हैं। जितना भी डाटा आपको मिले, वो डाटा अगर क्वालिटीज़ की सूरत में है, जैसा कि शेप है, कलर है, साइज़ है, तो उसे हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। और वो डाटा अगर क्वांटिटी की सूरत में है, जो प्रॉब्लम है जिस वजह से होती है वो वहाँ पे कितनी तादाद में अगर पाए जाते हैं, ये आप डिस्कस करते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस कहलाती हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है कि आप मुशाहदात करते हैं, जाके देखते हैं, जो आपको सवाल आपके सामने रखा जाता है, उस सवाल को समझने के और उसका आंसर तलाश करने के लिए जो भी डाटा आपको मिलता है इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, वो आप ऑब्जर्वेशंस में करते हैं। जब आप ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं तो फिर उसके बाद अगला जो मरहला आता है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है कि ये एक स्टेटमेंट होती है जो आपकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर देने की कोशिश करती है। ये एक स्टेटमेंट होती है, जितनी ऑब्जर्वेशंस आपने देखी, उन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए आप एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जो स्टेटमेंट फिर उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का आंसर देने की कोशिश करती है। जब वो स्टेटमेंट बन जाती है, हाइपोथेसिस बन जाती है, फार्मूलेट हो जाती है, फिर उसके बाद हम डिडक्शंस पे आते हैं। डिडक्शन क्या होता है? ये लॉजिकल रिजल्ट होता है हाइपोथेसिस का। हाइपोथेसिस का लॉजिकल रिजल्ट होता है और ये इफ़ एंड देन लॉजिक के ऊपर बेस करता है। इफ़ देन लॉजिक के ऊपर बेस करता है। अब इसका क्या मतलब है? डिडक्शन इस बात का जवाब देने की कोशिश करते हैं कि अगर आपकी जो हाइपोथेसिस जो आपने फार्मूलेट कर ली वो अगर सही है, वो अगर सच है, तो फिर उसका नतीजा क्या होगा, ये डिडक्शन है। ये भी हम एक स्टेटमेंट की सूरत में देते हैं। फिर उसके बाद उस डिडक्शन बनाने के बाद हम उसके ऊपर तजर्बात करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उस बात को प्रूव या डिसप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगर वो प्रूव हो जाती है या डिसप्रूव हो जाती है तो फिर हम उसका रिज़ल्ट देते हैं कि ये रिज़ल्ट निकला है हमारे इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का। अब एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यहाँ पे है, एक बीमारी है मलेरिया, आप जानते होंगे इस बीमारी को। तो प्रॉब्लम ये हमारे पास आई बायोलॉजिकल, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की काज क्या है, मलेरिया किस वजह से होता है, ये हमारे पास प्रॉब्लम आ गई। इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के जवाब के लिए जो ऑब्जर्वेशंस वहाँ पे की गई वो ये हैं कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, कि मलेरिया और दलदली इलाकों का आपस में कोई ताल्लुक है।
दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि क्विनीन इज़ द इफेक्टिव ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए क्विनीन एक मौसर दवा है। क्विनीन क्या है? ये एक दवा है, एक ड्रग है जो कि सिंकोना ट्री है, एक यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सिंकोना ट्री है, उसकी बार्क, उसकी छाल से हासिल की जाती है। अब ये कैसे हासिल की जाती है कि लंबा प्रोसेस है, आप इतना याद रखें कि सिंकोना एक ट्री है, उसकी छाल से हासिल की जाती है एक ड्रग और उसका नाम है क्विनीन। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन जो देखी गई वो ये थी कि क्विनीन इज़ द इफेक्टिव ड्रग फॉर द मलेरिया। फिर तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट काज मलेरिया, कि मार्शी एरियाज का अगर आप पानी पीते हैं तो उससे मलेरिया नहीं होता। तीसरी ऑब्जर्वेशन सामने ये आई, प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ द मलेरियल पेशेंट्स, के जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनके ब्लड के अंदर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया गया और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम था, रखा उन्होंने प्लाज्मोडियम रख दिया। ये वो ऑब्जर्वेशंस थी जो 19वीं सदी के आखिर में साइंसदानों ने ऑब्जर्व की वहाँ पे। उसके बाद इन ऑब्जर्वेशन से उन्होंने हाइपोथेसिस फार्मूलेट की और वो हाइपोथेसिस थी प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया की जो वजह है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड के अंदर पाया गया और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। ये हाइपोथेसिस फार्मूलेट कर ली गई। अब हाइपोथेसिस फार्मूलेट करने के बाद आती है बारी डिडक्शन की। डिडक्शन क्या है कि हमने ये कहा था कि ये लॉजिकल रिजल्ट होता है हाइपोथेसिस का, कि अगर ये जो हाइपोथेसिस है ये सच मान ली जाए तो फिर उसका नतीजा क्या निकलेगा, और ये इफ़ देन लॉजिक को इस्तेमाल करता है। वही इस्तेमाल करते हुए उन्होंने डिडक्शन बनाई कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो फिर देन ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, तो फिर तमाम मलेरिया के पेशेंट्स के खून के अंदर ये प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये डिडक्शन बनी। उसके बाद इसके ऊपर जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उन्होंने 100 हेल्दी पर्सन लिए और 100 पर्सन लिए जो मलेरियल पेशेंट्स थे, उनके ब्लड के सैंपल लिए और उनके ब्लड के सैंपल को टेस्ट किया गया। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि मोस्ट मलेरियल पेशेंट्स हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, के ज़्यादातर जो मलेरिया के पेशेंट्स थे उनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया। हेल्दी पर्सनस के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम नहीं पाया गया, लेकिन ज़्यादातर मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम पाया गया। इससे नतीजा ये निकला कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ द मलेरिया। सवाल हमारा क्या था? व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया? मलेरिया की काज क्या है? हमने इसके ऊपर बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई किया और उसमें हमने रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स देखी, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस से गुजरे, डिडक्शन से गुजरे, एक्सपेरिमेंट से गुजरे और नतीजा ये आ गया व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया, और इसका जवाब हमारे पास आया प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। ये है हमारा टॉपिक आज का, छोटा सा है, बच्चे इसको समझने में थोड़ा टफ़ लेते हैं, लेकिन ये टफ़ नहीं है। जब आप किसी चीज़ को समझ के पढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो आसान हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। कोई आपका सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।